क्या होता है? कुछ नहीं पता, इतना बोल दो, नियमों का समूह होता है किसी व्यवस्था को चलाने के लिए, किसी सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए नियमों का समूह होता है। वो क्या होता है? संविधान, संविधान, व्यवस्थित तरीके से बनाया गया विधान। अब विधान जो होता है वो हर सब्जेक्ट में होता है, पॉलिटिकल में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में, राजनीति में, हर सब्जेक्ट में संविधान होता है। अगर मैं अन्य शब्दों में बोलूं, व्यवस्थित विधान दुनिया के सभी विषयों में होता है। व्यवस्थित विधान दुनिया के सभी विषयों में होता है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। ये इंस्टीट्यूट चल रहा है तो इसका भी एक संविधान है। 7 बजे बच्चे आएंगे, 1 बजे बच्चे जाएंगे, बीच में गैप होगा, फिर उसके बाद दूसरा बैच आएगा। ऐसा थोड़ी है सारे बच्चे कभी भी आके बैठ गए। तो व्यवस्थित विधान होता है, इसी को संविधान कहते हैं। अब यहाँ संविधान हम कौन से विषय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं? राजनीति में। कौन से विषय में? राजनीति में। अब राजनीति का मतलब किसी कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, किसी राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में संविधान पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं संविधान का राजनीतिक अर्थ लिख रहा हूँ, पॉलिटिकल मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का राजनीतिक अर्थ। देखिए क्या पढ़ेंगे? संविधान। संविधान। अब मैं इसका सामान्य अर्थ बता रहा हूं आपको, उसको आप आराम से समझिए। किसी का भी कोई प्रश्न हो, सिंपल हाथ ऊपर करो, तुरंत उत्तर दूंगा मैं आपको। किसी का कैसा भी प्रश्न हो, जहां से समझना, दिमाग काम करना बंद कर दे, तुरंत हाथ ऊपर करो, इमीडिएट उत्तर दूंगा मैं आपको। संविधान देखिए, जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्मित, जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्मित, लिखित या अलिखित, लिखना नहीं है, समझना है पहले, लिखित या अलिखित अनुच्छेदों व परंपराओं का समूह है, परंपराओं का समूह है, जिसके द्वारा किसी राष्ट्र की, जिसके द्वारा किसी राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था संगठित, संचालित, संगठित, संचालित व नियंत्रित होती है, संगठित, संचालित व नियंत्रित होती है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। अब एक एक शब्द को समझो, पूरा समझ में आ जाएगा। किसी भी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को कौन बनाता है? उस राष्ट्र की जनता। कॉन्स्टिट्यूशन आर मेड बाय पब्लिक। बनाने का तरीका या तो कैसा होगा? प्रत्यक्ष, या कैसा होगा? अब पहले आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष का अंतर जान लो। आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट हैं, मैंने कहा आज आप में से एक बंदे को मॉनिटर बनाया जाएगा। मैंने ए को बुलाया और बी को बुलाया। मैंने कहा ए के लिए हाथ ऊपर करो, 2 ने हाथ ऊपर किया। मैंने कहा बी के लिए हाथ ऊपर करो, 70 ने हाथ ऊपर किया। मॉनिटर कौन बना? 70 वाला बी बना। ये तरीका कैसा हो गया? इसका मतलब जब किसी कंट्री की जनता एक स्थान के ऊपर इकट्ठी होती है और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिसीजन लेती है, संविधान को संशोधित करने के बारे में, चाहे आंशिक रूप से चाहे पूर्ण रूप से, ये तरीका कैसा होता है? प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष क्या होता है? जनसंख्या करोड़ों में हो तो करोड़ों की जनसंख्या होगी तो हाथ तो ऊपर हो नहीं सकता। करोड़ों में से सैकड़ों बंदे निकाले जाएंगे, करोड़ों में से सैकड़ों बंदे निकाले जाएंगे, वो सैकड़ों बंदे एक स्थान के ऊपर जाकर बैठेंगे और उस कंट्री का संविधान बनाएंगे। ये तरीका कैसा हो गया? अप्रत्यक्ष। जब भारत आजाद हुआ तो लगभग 35 करोड़ जनसंख्या थी। 35 करोड़ हाथ तो ऊपर नहीं कर सकती थी ना, तो 389 सदस्यों की संविधान सभा घोषित की गई। कितने मेंबर? 389 मेंबर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली घोषित की गई और उसने दिल्ली के संसद भवन में बैठ करके संविधान बनाया। तो संविधान कैसे बना हमारा? प्रश्न क्या निकला? भारत का संविधान है प्रत्यक्ष रूप से निर्मित, अप्रत्यक्ष रूप से निर्मित, दोनों? दोनों नहीं। कैसा है? अप्रत्यक्ष। अगर पूछा जाए स्विट्जरलैंड का संविधान कैसा है? प्रत्यक्ष। ध्यान रखना, स्विट्जरलैंड का संविधान कैसा है? प्रत्यक्ष। वहां पे पब्लिक किसी भी हिस्टोरिकल पैलेस के ऊपर इकट्ठी होती है, हाथ ऊपर करते हैं, डिसीजन हो जाता है, क्योंकि जनसंख्या इतनी कम है कि हाथ ऊपर करके निर्णय करना संभव है। आगे समझ में? पहाड़ के ऊपर इकट्ठे होते हैं,
पहाड़ के ऊपर इकट्ठे होते हैं, यूं बैठे रहते हैं लोग, हाथ ऊपर करते हैं, निर्णय हो जाता है। तो ये तरीका कैसा हो गया? प्रत्यक्ष। सब बातों को छोड़ो, बिंदु पे आओ। किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन कौन बनाता है? सबसे मुख्य बात बोलो, जनता। किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन कौन बनाता है? जनता। तो जनता द्वारा निर्मित। अब कैसे? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? ये बात समझ में आ गई? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निर्मित। या तो संविधान बनने के बाद किस फॉर्म में सामने आएगा या किस रूप में आएगा? लिखित का मतलब उसमें क्या होंगे? आर्टिकल्स क्या होंगे उसमें, और अलिखित का मतलब क्या होंगी? कौन किसको शपथ दिलाएगा, कौन किसको त्यागपत्र देगा, किसका कार्यकाल कितना होगा, कौन किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होगा, किसको कैसे हटाया जाएगा। ये सब बातें जब परंपरा की तरह चलती हैं, हमारे घर में विवाह होता है तो लिखित में कोई ऐसा थोड़ी डायरी में लिखा है ये परंपरा, ऐसे एक परंपरा की तरह चलता है। वैसे ही संविधान परंपराओं की तरह चलता है। कस्टम बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटेन का संविधान है। तो ये तरीका कैसा हो गया? परंपराओं पर आधारित। तो अनुच्छेदों परंपराओं का समूह जिसके द्वारा किसकी, ये पॉइंट देखो, किसकी? राष्ट्र की। राष्ट्र कौन सा? भारत की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया। तो किसी राष्ट्र की कौन सी व्यवस्था, मैंने अलग से लिखा है राजनीतिक व्यवस्था, किसी राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था, या इसको कह सकते हैं शासन व्यवस्था। शासन यानी सरकार, और इसको ऑथराइज बना लेते हैं अपन। कौन सी व्यवस्था? शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था संगठित होती है। भारत का संविधान कितने भागों में संगठित है? 22। एक ही शब्द याद रखना, कितने भाग हैं? 22। यू आर ओल्ड, पहले पढ़ चुके आप। किसी राष्ट्र की शासन व्यवस्था संगठित होती है और क्या होती है? संचालित। सेंटर में मोदी की सरकार, राज्यों में मुख्यमंत्री की सरकार, गांव में सरपंच की सरकार। तो ये क्या हो गया? संचालन कहते हैं। शासन यानी सरकार। राजस्थान में किसका शासन है? कांग्रेस का। शासन यानी सरकार। अब बोलो सरकार, बोलो इसको। सरकार की व्यवस्था क्या होती है? संगठित। क्या होती है? संचालित। और क्या होती है? नियंत्रित। यानी हमारे भारत के ऊपर कोई अटैक कर दे तो फिर कंट्रोल करने के लिए 3 व्यवस्थाएं, 352, 356 और 360। बहुत सिस्टमेटिक तरीके से समझाऊंगा आपको 352, 56, 60 क्या होता है। यानी संविधान केवल सामान्य काल के लिए नहीं बनते, संविधान सामान्य काल और आपातकाल दोनों हालातों के लिए बनते हैं। अब बोर्ड पे देखो आप, जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्मित, लिखित या अलिखित अनुच्छेदों परंपराओं का समूह जिसके द्वारा किसी राष्ट्र की शासन व्यवस्था संगठित, संचालित व नियंत्रित होती है, उसको क्या कहते हैं? संविधान। इसमें एक मुख्य बात सामने क्या आई? संविधान कौन बनाता है? जनता। उस राष्ट्र की जनता जिस राष्ट्र की जनता पर लागू होना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन आर मेड बाय पब्लिक, जनता द्वारा निर्मित। बनाने का तरीका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। संविधान बनने के बाद किस रूप में सामने आएगा? या तो किताब बन के सामने आएगी, परंपराएं आएंगी सामने, लिखित या अलिखित। अनुच्छेदों परंपराओं का समूह जिसके द्वारा किसकी? राष्ट्र की। किसकी? राष्ट्र। मैंने यहाँ सृजन इंस्टीट्यूट नहीं लिखा, मैंने यहाँ भारत का इकोनॉमिकल सिस्टम नहीं लिखा, मैंने यहाँ पर भारत का कोई भी अलग व्यवस्था नहीं लिखी। क्या लिखा? राष्ट्र लिखा। राष्ट्र की कौन सी व्यवस्था? राष्ट्र किससे चलता है? सरकारों से। राष्ट्र किससे चलता है? सरकारों से। शासन व्यवस्था क्या होती है? क्या होती है? और क्या होती है? दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल परिभाषा है संविधान की। करो श्री गणेश, लिखो। लिख लिए?
रिटन एवरीवन? सभी ने लिख लिया? यस नो? आगे बढ़े, लिखो, एक पॉइंट बनाओ, संविधान संबंधी प्रमुख तथ्य, कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड इंपोर्टेंट डेटा, संविधान संबंधी प्रमुख तथ्य, पॉइंट बनाओ, संविधान संबंधी प्रमुख तथ्य, संविधान संबंधी प्रमुख तथ्य, कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड इंपोर्टेंट डेटा। मैं लिखता हूं, समझाता हूं, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। नंबर 1, सबसे पुराना संविधान, सबसे नया संविधान, फर्स्ट लिखित संविधान, एशिया का पहला लिखित संविधान, एशिया का पहला लिखित संविधान, सबसे बड़ा संविधान, सबसे छोटा संविधान, संविधान शब्द का प्रयोग पहली बार अलिखित संविधान, देखो अभी अपने डेटा लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप साथ भी लिख लोगे तो कोई इश्यू नहीं है। जहां मैं बोलूं कि रुक जाओ तो समझने के लिए वो है ना, क्योंकि साथ साथ लिखने से समझ में नहीं आता, कुछ चीजें ऐसी होती हैं अभी इसका कोई समझाने वाला नहीं है कि इसका ये उत्तर, इसका ये उत्तर, आप लिख सकते हो। देखो सबसे पुराना संविधान बताओ कहां का है? सबसे पुराना संविधान अमेरिका। सबसे पुराना संविधान कहां का है? अगर लिखित रूप में पूछे तो अमेरिका, अगर सिंपल लिखे कि केवल सबसे पुराना संविधान तो इसका उत्तर होगा ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन वालों ने हमको बहुत कुछ सिखाया, बजट बनाना, प्रधानमंत्री बनाना, संसद बनाना, राजनीतिक दल, दुनिया में पहली बार राजनीतिक दल ब्रिटेन में बने, प्रधानमंत्री ब्रिटेन में बना, बजट ब्रिटेन में बना, पढ़ते हैं ना, सर रॉबर्ट वालपोल ने पहली बार बजट पेश किया था। तो सबसे पुराना संविधान कहाँ का है? ब्रिटेन। अगर लिखता है लिखित संविधानों में तो सबसे पुराना संविधान कहाँ का? अमेरिका। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट लिखित आ गया, फर्स्ट लिखित। सबसे नया संविधान कहाँ का है? नेपाल का, सॉरी टी गलत हो गया, कहाँ का है? नेपाल। सबसे नया संविधान कहाँ का है? नेपाल का। नेपाल का संविधान कब लागू हुआ था? 20 सितंबर 2015 को, 20 सितंबर 2015 को लागू, 7 साल पुराना संविधान है मात्र। पहला लिखित संविधान दुनिया का अमेरिका। पहला लिखित संविधान कहाँ का है? अमेरिका। 1789 1787। एशिया का पहला लिखित संविधान जापान, 1860। लगभग हमारी आजादी से कितने साल पहले? 110 साल, लगभग 10-15 जो भी। सबसे बड़ा संविधान भारत। सबसे बड़ा संविधान कहाँ का है? भारत का। सबसे बड़ा संविधान है, लिखते रहे लिखते रहे लिखते रहे, फिर किसी ने कहा कि कितना करोगे, रुक जाओ अब, तब फिर रुके। 395 अनुच्छेद उसमें। सबसे छोटा संविधान यूएसए, ओनली 7 आर्टिकल्स। कितने अनुच्छेद हैं? 7 अनुच्छेद हैं। इसमें 395 आर्टिकल्स। भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद। संविधान शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया? सर हेनरी मैन। संविधान शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? सर हेनरी मैन। कहां का रहने वाला था ये? ब्रिटेन का। इसका कोई सन नहीं है, क्योंकि संविधान ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। तो अलिखित संविधानों में बेस्ट एग्जांपल कौन सा हो गया? ब्रिटेन, सऊदी अरब। ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन और
सऊदी अरब अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में बेस्ट एग्जाम्पल है जो परंपराओं पर चलते हैं। बोर्ड पे देखो, सबसे पुराना संविधान, सबसे नया संविधान, पहला लिखित संविधान, एशिया का पहला लिखित संविधान, सबसे बड़ा संविधान, कितने अनुच्छेद हैं, सबसे छोटा संविधान, कितने अनुच्छेद हैं। पहली बार संविधान शब्द का प्रयोग किसने किया, सर हेनरी मैन ने किया। और अलिखित संविधानों में कहाँ का, ब्रिटेन और सऊदी अरब, ब्रिटेन और सऊदी अरब। ध्यान रखना आजकल ब्रिटेन शब्द नहीं आता, सऊदी अरब आता है, क्योंकि परंपराओं के ऊपर चलता है, जो पुरानी अरब की प्रथा है ना उसके ऊपर संचालित है। अब इसमें एक शब्द बताओ जो आपको समझ में नहीं आया, कोई भी एक शब्द बताओ, एनी सिंगल वर्ड, एनी 2 वर्ड, एनी 3 वर्ड, 4 वर्ड, 5 वर्ड, कोई भी एक शब्द बताओ जो आपको समझ में नहीं आया। आप सब कहेंगे कि हमको आ गया, फिर मैं कहूंगा तो कहेंगे नहीं आया। अनुच्छेद किसे कहते हैं, आप बार बार अनुच्छेद लिख रहे हो, क्या होता है अनुच्छेद, व्हाट इज आर्टिकल, ये समझ में नहीं आया है ना क्या होता है अनुच्छेद, बोलो। हाँ अनुच्छेद, अनुच्छेद होता है, इसमें क्या है ना। देखो, द माइनर यूनिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट डिस्क्राइब अबाउट एनी पोस्ट और सिस्टम, संविधान की वह सबसे छोटी यूनिट जिसमें, इकाई लिख सकते हैं ना, जिसमें किसी पद या व्यवस्था का वर्णन होता है, वर्णन होता है। द माइनर यूनिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे छोटी इकाई जिसमें या तो किसी पद का वर्णन होता है या किसका, किसी व्यवस्था का वर्णन होता है। अब पद की बात करें, व्यवस्था की बात करें, भारत के राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति पद कौन से अनुच्छेद में है, राष्ट्रपति पद कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति पद कौन से आर्टिकल में है, 52 में है। व्यवस्था, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलेगा तो महाभियोग कौन से अनुच्छेद के तहत चलता है, अनुच्छेद 61 के तहत। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, 395, 395 आर्टिकल है भारत के संविधान में, उसमें से अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और 61 कहता है उसको कैसे पद से हटाया जाएगा। तो अनुच्छेद जो होता है ना, उसमें या तो किसी पद का वर्णन होता है या किसी व्यवस्था का वर्णन होता है। सिंपल बात तरीके से ध्यान रखो, चीज़ों को टिपिकल मत बनाओ, सरल तरीके से पढ़ो, अपने आप याद हो जाती हैं। अब पूरे संविधान में कहीं पे भी देख लो, किसी भी आर्टिकल में या तो कोई व्यवस्था मिलेगी या कोई पद मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। या तो किसी के बारे में, या तो क्या होगा, नियुक्ति, निर्वाचन, शपथ, त्यागपत्र, न्यूनतम उम्र, कार्यकाल, ये सब बातें होंगी, या उस व्यक्ति के पद का नाम होगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसद, लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य या विधानसभा के सदस्य, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, या तो कोई पद होगा या उससे संबंधित कोई व्यवस्था होगी। तो संविधान की वह सबसे छोटी इकाई जिसमें किसी पद या व्यवस्था का वर्णन होता है, दैट इज आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल। अब देखो बहकाओ, सबसे पुराना संविधान, सबसे नया, पहला लिखित, एशिया का पहला। अरे इतना धीरे बोलते हो, इतनी मिठाई खाई आपने दीपावली पे, फिर भी इतना धीरे बोल रहे हो, वापस रिपीट करो। सबसे पुराना, सबसे नया, पहला लिखित, एशिया का पहला, सबसे बड़ा, सबसे छोटा। संविधान शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था, कहाँ का था ये, इसका कोई सन नहीं है। क्यों, क्योंकि ब्रिटेन का संविधान कैसा है, अलिखित, अलिखित बातों का सन नहीं होता, अलिखित बातों का सन नहीं होता। हमारे विवाह की परंपरा होती तोरण मारते हैं। अब तोरण कितनी तारीख से मारना शुरू हुआ पता है किसी को, पता है किसी को, नहीं है। बांध बैठते हैं शादी में, किस तारीख से, किस कौन सी डेट से बांध बैठना शुरू, पता है किसी को। तो परंपराओं का कोई सन नहीं होता। तो यहाँ पे इसने कब किया ये पता नहीं है। तो अलिखित संविधान ब्रिटेन का और सऊदी अरब का। एम आई राइट, नोट इट, नोट करो इसको। और कौन कौन पढ़ा मुझसे पहले, एक दो बस।
उसमें पढ़ेंगे जूनियर अकाउंटेंट में ना। रिटर्न एवरीवन, लिख लिया सभी ने, आगे बढ़े। ओके, अब देखो, कोई भी राष्ट्र है वो अपने पॉलिटिकल सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए क्या बनाता है? संविधान। कोई भी कंट्री है वो अपने पॉलिटिकल सिस्टम को चलाने के लिए क्या बनाते हैं? संविधान। अब दोस्तों संविधान बना लिया, अब संविधान तो एक किताब है ना, संविधान तो एक पुस्तक है। भारत का संविधान, इसमें कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद। कितने अनुच्छेद हैं? 395 आर्टिकल्स आर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 395 अनुच्छेद हैं। अब 395 अनुच्छेद अपने आप बोलेंगे क्या? ये किताब है, इसमें 395 अनुच्छेद लिखे हुए हैं, ये अनुच्छेद अपने आप बोलेंगे क्या? ये किताब मान लो, आईफोन मत मानो इसको, थोड़ी देर किताब मान लो इसमें 395 अनुच्छेद हैं, ये अपने आप बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। तो इन अनुच्छेदों की व्यवस्थाओं को ऑपरेट कैसे किया जाएगा? ये अनुच्छेद अपने आप नहीं बोलेंगे तो इनको ऑपरेट कौन करेगा? बोर्ड पे देखो, संविधान एक पुस्तक होती है, भारत की बात करें तो 395 अनुच्छेद हैं। इस पुस्तक को चलाने के लिए इसके साथ में एक व्यक्ति को जोड़ा जाता है। किसी भी कंट्री में, किसी भी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को चलाने के लिए उसके साथ में एक व्यक्ति को अटैच किया जाता है, और उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? राष्ट्राध्यक्ष। क्या बोलते हैं? मैं आपको इस क्लास में समझाने के लिए बोल देता हूं संविधान का प्रतिनिधि। आपको ये बात इस क्लास में समझाने के लिए मैं क्या बोल देता हूं? संविधान का प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का प्रतिनिधि। संविधान को चलाने के लिए किसको जोड़ा गया? जिसको हम समझाने के लिए क्या लिख रहे हैं? संविधान का प्रतिनिधि। संविधान के प्रतिनिधि की दो स्थिति होती हैं। संविधान के प्रतिनिधि की कितनी स्थिति होती हैं? दो। या तो संविधान का प्रतिनिधि कैसा होता है? या तो संविधान का जो प्रतिनिधि होता है वो होता है निर्वाचित, या तो वो कैसा होगा, या फिर वो कैसा होगा? वंशानुगत। वंशानुगत कैसा होगा? वंशानुगत। अगर किसी राष्ट्र के संविधान का प्रतिनिधि कैसा है? निर्वाचित है। और निर्वाचित कैसे होगा? जो मैंने लिखा समझ में आ गया? या तो प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष होगा, या तो डायरेक्ट पब्लिक चुनेगी या फिर रिप्रेजेंटेटिव बनाएगी, वो चुनेंगे। भारत का राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? अप्रत्यक्ष। भारत का राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? कैसे? हम पहले एमपी एमएलए को इलेक्ट करते हैं, वो दिल्ली जाकर बैठते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, अभी हुआ जुलाई में। तो निर्वाचित, निर्वाचित होगा तो पद पर बैठा व्यक्ति कौन होगा? राष्ट्रपति। पद पर बैठा व्यक्ति कौन होगा? बोलो, राष्ट्रपति। और जहां राष्ट्रपति होता है, जहां राष्ट्रपति होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं गणतंत्र। जहां राष्ट्रपति होता है उसको क्या कहते हैं? गणतंत्र। भारत के संविधान का संचालन कौन सी व्यवस्था के तहत होता है? उत्तर देना, गणतंत्र। अब प्रश्न आता है, सीटेट में आया प्रश्न आता है, गणतंत्र किसे कहते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिकन सिस्टम? गणतंत्र क्या है? गणतंत्र क्या है मैं बताता हूं। जब किसी राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है तो वो कहलाता गणतंत्र। आप बचपन में सुनो जन गण मन, स्कूल में खूब गाया हमने। क्या बोलो? जन गण मन। जन यानी, गण यानी, कभी नहीं पूछे हम, कभी नहीं पूछे, गाते रहे, अंधभक्त होके गाते रहे। जन यानी जनता, गण यानी समूह, मन यानी मानसिकता,
भारत में जनता के समूह की मानसिकता का केंद्र कौन है? इसलिए जनगण मन का संबोधन किसके लिए होता है? राष्ट्रपति के लिए। जनगण मन का संबोधन किसके लिए होता है? राष्ट्रपति के लिए। जन गण मन अधिनायक, यानी जो राष्ट्रपति संविधान को चलाते समय निर्णय लेगा वो पूरे भारत की जनता को मान्य है। इसलिए जनगण मन का संबोधन किसके लिए होता है? राष्ट्रपति के लिए। संविधान का दिन कौन सा होता है? 26 जनवरी। 26 जनवरी को ध्वजारोहण कौन करता है? राष्ट्रपति। क्योंकि 26 जनवरी संविधान का दिन है। संविधान का प्रतिनिधि कौन है? चीजें समझ में आ रही है? म्यूचुअल जुड़ रही है ना? तो इस तरह से राष्ट्रपति। उसके बाद है जब किसी राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष कैसा होता है भाई? वंशानुगत। तो पद पर बैठा व्यक्ति कौन होता है? राजा या रानी। राजा या रानी। जहां राजा रानी होता है ना वहां पे क्या होता है? राजतंत्र। मेरा प्रश्न है ब्रिटेन का संविधान कौन सी व्यवस्था के तहत चलता है? उत्तर दो, राजतंत्र। भारत के संविधान का संविधान कौन सी व्यवस्था से होता है? आ गया समझ में? सिंपल बात है। हो गया क्लियर? गणतंत्र किसे कहते हैं? जिस राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो। जिस राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो उसको क्या कहते हैं? गणतंत्र। इज इट क्लियर? यस और नॉट? लिखो, एक प्रश्न मैं बोलता हूं, लिखो। भारत के संविधान का संचालन, भारत के संविधान का संचालन गणतंत्रात्मक व्यवस्था के तहत होता है। भारत के संविधान का संचालन गणतंत्रात्मक व्यवस्था के तहत होता है। भारत के संविधान का संचालन गणतंत्रात्मक व्यवस्था के तहत होता है। लिख दिए? गणतंत्र अर्थात, गणतंत्र अर्थात, आराम से लिखो, कोई जल्दी नहीं है। गणतंत्र अर्थात जिस राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष, जिस राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष, जिस राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष जनता द्वारा, जिस राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, जिस राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। जिस राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। लिख दिए? भारत में गणतंत्रता दिवस, भारत में गणतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में गणतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। कितनी तारीख को मनाया जाता है? 26 जनवरी को मनाया जाता है। उसी दिन राष्ट्रपति, लिखिएगा, उसी दिन राष्ट्रपति ध्वजारोहण करता है। उसी दिन राष्ट्रपति ध्वजारोहण करता है क्योंकि राष्ट्रपति संविधान का प्रतिनिधि है। क्योंकि राष्ट्रपति संविधान का प्रतिनिधि है। क्योंकि राष्ट्रपति संविधान का प्रतिनिधि है। आया लॉजिक समझ में आपको? यस नो? बातें क्लियर हो रही है ना? तो अपन ने अब तक जो पढ़ा हम 1-2 मिनट में रिपीट कर देते हैं उसको। संविधान क्या होता है? जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्मित लिखित या अलिखित अनुच्छेदों परंपराओं का समूह जिसके द्वारा किसी राष्ट्र की शासन व्यवस्था संगठित, संचालित और नियंत्रित होती है, उसको क्या कहते हैं? संविधान। ओके, उसके बाद आपने देखा क्या? सबसे पुराना संविधान, सबसे नया, पहला लिखित संविधान, एशिया का पहला, सबसे बड़ा, सबसे छोटा। संविधान शब्द का प्रयोग किसने किया? सर हेनरी मैन। कहाँ का था ये? और अलिखित संविधान
और सऊदी अरब। उसके बाद मैंने आपको बताया संविधान एक पुस्तक होती है, किसी कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम को बनाने के लिए बनाई जाती है, और ये जो पुस्तक होती है इसमें कितने अनुच्छेद है, भारत की बात कर रहे हैं बाबन, कितने अनुच्छेद है, 395। 395 अनुच्छेदों की आपने कभी सुना प्रधानमंत्री शासन, कभी सुना नहीं। क्या होता है राष्ट्रपति शासन, क्या होता है राष्ट्रपति शासन। चुनाव की घोषणा प्रधानमंत्री करता है कि राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, जितने भी कमीशन है सेंट्रल लेवल पे, जितने भी आयोग हैं, उन सभी कमीशंस के चेयरमैन की नियुक्ति कौन करता है, केवल महिला आयोग को छोड़कर। ध्यान रखना एक बात, केवल महिला आयोग को छोड़कर जितने भी सेंटर में कमीशन है ना, उन सभी कमीशंस के चेयरमैन की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। बिकॉज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रपति जो है संविधान का प्रतिनिधि है, और प्रधानमंत्री जो होता है वो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। तो नाम मात्र का तो कौन है, राष्ट्रपति। नाम मात्र का तो कौन है, और वास्तविक कौन है, वास्तविक कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो भारत का प्रधानमंत्री होता है वो तो वास्तविक शासक होता है, क्योंकि जनता में चुन के, जनता के द्वारा चुन के आता है वो अप्रत्यक्ष रूप से। जबकि राष्ट्रपति केवल संविधान का प्रतिनिधित्व करने के लिए स्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है। इज इट क्लियर, यस नो। अब देखो यहाँ पे हो गया नाम मात्र और वास्तविक, ये हो गया राष्ट्राध्यक्ष। हमने समझाने के लिए क्या लिख दिया इसको, संविधान का प्रतिनिधि। संविधान का प्रतिनिधि या तो कैसा होगा, निर्वाचित, या तो प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष। तो क्या कहलाएगा वो, हाँ क्या कहलाएगा, गणतंत्र। उसके बाद अगर वो वंशानुगत था तो क्या होगा, क्या होगा, तो भारत के संविधान का संचालन कौन सी व्यवस्था के तहत होता है, गणतंत्र के तहत। ध्यान रखना, गणतंत्र के। और गणतंत्र किसे कहते हैं, जिस राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष, जिस राष्ट्र का, यानी समझाने के लिए क्या लिखा मैंने, संविधान का प्रतिनिधि, जिस राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, उसको क्या कहते हैं, गणतंत्र। इज इट क्लियर, यस नो। अब देखो अगली बात, गणतंत्र। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस कहानी से आपको याद हो जाएगी, बातें समझ में आ जाएंगी। गणतंत्र, ये जो जनगण मन है ना, जन गण मन, जन यानी गण यानी समूह है, और मन यानी मानसिकता। भारत में जनता के समूह की मानसिकता का केंद्र कौन है, राष्ट्रपति। कौन है, राष्ट्रपति। भारत में जनता के समूह की मानसिकता का केंद्र कौन है, राष्ट्रपति। क्या ऐसा एक दिन में हो गया होगा, क्या ऐसा एक दिन में हो गया होगा कि राष्ट्रपति को जनगण मन कह दो, ऐसा एक दिन में नहीं हुआ। इसका क्या हुआ, सबसे पहले 1911 में, लिखना नहीं है समझना इसको, 1911 में ब्रिटेन का राजकुमार राजा जॉर्ज पंचम भारत आया। जॉर्ज पंचम भारत आया, कब आया, 1911। इसने एक तो राजधानी परिवर्तन की घोषणा की, राजधानी परिवर्तन की घोषणा की, कलकत्ता से कहां जाएगी, दिल्ली। दूसरा इसने क्या घोषणा की कि जो बंगाल का डिवाइडेशन कर दिया था ना इन्होंने, हम बंगाल का विभाजन वापस लेते हैं। इसने दो घोषणा की। ये गुलामी के काल में भारत आने वाला एकमात्र सम्राट है। फ्रॉम 1600 टू 1947, इस पीरियड में केवल एकमात्र ये शासक था, राजा था, जो गुलामी के काल में भारत आया। कोई भी, मतलब 350 साल इन्होंने गुलाम बना के रखा, कोई राजा नहीं आया यहाँ पे, केवल एकमात्र व्यक्ति ये भारत आया। अब ये भारत आया तो इसकी प्रशंसा में क्या गाया गया, इसकी प्रशंसा में गाया गया जन गण मन। इसकी प्रशंसा में क्या गाया गया, जन गण मन। जनगण मन का गायन हुआ। अब इसके समझ में आया नहीं जनगण मन क्या है। इसने अपने पीए से पूछा कि क्या गा रहा है। अब गा कौन रहा है, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, आप हमारे जनगण मन हो, आप हमारी जनता के समूह की मानसिकता के केंद्र हो, आप हमारी जनता के समूह की मानसिकता के केंद्र हो। इसने, इसके पीए ने इसको समझाया कि ये ऐसे बोल रहा है, ये व्यक्ति आपकी प्रशंसा में ये गाते हुए कह रहा है, आप पूरे भारत की जनता वो सोचती है जो आप 7 समुद्र पार बैठ के सोचते हो। वो बड़ा प्रसन्न हुआ।
कि मैं इतना बड़ा आदमी हूं कि भारत की जनता वही सोचती है जो पहले मैं सोचता हूं। मेरे मस्तिष्क में जो छवि आती है, जो विचार आते हैं, उन्हीं विचारों के ऊपर भारत की जनता चलती है। ये बड़ा प्रसन्न हुआ। तो जनगण मन का संबोधन रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार किसके लिए किया? जॉर्ज पंचम के लिए। जॉर्ज पंचम ने उसको 2-4 उपाधि दे दी कि आपने अगर इतनी प्रशंसा की हमारी, तो 2-4 उपाधियां मिल गई। कौन कौन सी? नाइटहुड, गिरोह, केसर हिंद, क्या क्या बोलते हैं, और उपाधियां मिल गई। अब वो बड़ा प्रसन्न हुआ। अब 1911 में जॉर्ज पंचम के लिए क्या गायन होने लगा? जन गण मन अधिनायक जया है, भारत भाग्य विधाता। भारत का भाग्य कहां से लिखा जा रहा है? ब्रिटेन से। ठप्पा लगा दिया इस आदमी ने, ठप्पा लगा दिया। ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? बोलो नेगेटिव है। डरते क्यों? रविंद्रनाथ टैगोर ठीक है बहुत कुछ किया होगा, लेकिन ये गलत किया उन्होंने। दैट वाज रॉन्ग। इन्होंने ये गलत किया। मेरा व्यक्तिगत विचार है, आपका अलग हो सकता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको जनगण मन कह दिया प्रशंसा में। उसके बाद 1911 से लेकर के 1947 तक हमारा जनगण मन कौन था? क्राउन। क्राउन यानी ताज। जो भी पद के ऊपर बैठेगा, क्राउन क्या है? ताज होता है, जिसको राजा रानी ओढ़ता है। राजा रानी ओढ़ता है। तो राजा रानी मरणशील है, क्राउन जिंदा रहता है। क्राउन स्थायी है, क्राउन स्थायी है, राजा रानी मरणशील है। शक्ति किसमें होती है? ताज में, न कि राजा रानी में। नरेंद्र मोदी में शक्ति थोड़ी है, किसमें? प्रधानमंत्री पद में है शक्ति। तो इस तरह से क्राउन। तो एक सारा संबोधन यहां से लेके यहां तक किसके लिए होता रहा भाई? बोलो, क्राउन के लिए। 47 में भारत आजाद हो गया। 47 में भारत आजाद हो गया तो ये अपने घर चले गए, आउट हो गए यहां से। इनके जाने के बाद 1947 से लेकर 1950 तक ये संबोधन किसके लिए हुआ? गांधी के लिए। हमारा जनगण मन कौन था? हमारा जनगण मन 47 से लेकर 50 तक कौन था? गांधी। ये संबोधन किसके लिए होता था? गांधी के लिए, कि गांधी हमारे क्या हैं? जनगण मन है। उसके बाद क्या हुआ? 50 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया। 50 में कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के बाद निश्चित बात है 26 जनवरी 1950 के बाद में ये जनगण मन का संबोधन किसके लिए होने लगा? बोलो, राष्ट्राध्यक्ष। और हमारा राष्ट्राध्यक्ष कौन? हमारा राष्ट्राध्यक्ष कौन? राष्ट्रपति। इस तरह से ये संबोधन की गतिविधि है, ये चलती है। पहली बार जनगण मन का संबोधन। इससे क्या होता है? चीजें आगे जब अपन पढ़ते तो अपने आप समझ में आती हैं। बेस, इसको बेस बोलते हैं। बेसिक चीजें समझ जाओगे तो अपने आप आगे का ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो ये होता है बेस। इज इट क्लियर? मैं समझता हूँ बात समझ में आ गई होगी, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो जनगण मन का संबोधन किसके लिए होता है? राष्ट्रपति के लिए। 15 अगस्त को ध्वजारोहण कौन करता है? कौन करता है? 15 अगस्त को ध्वजारोहण करता है प्रधानमंत्री। और 26 जनवरी को कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत में 2 प्रधानमंत्री ऐसे हुए जो 15 अगस्त को ध्वजारोहण नहीं कर सके, चंद्रशेखर और गुलजारी लाल नंदा। भारत में 2 प्रधानमंत्री ऐसे हुए जो 15 अगस्त को ध्वजारोहण नहीं कर सके। कौन कौन? चंद्रशेखर और गुलजारी लाल नंदा। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि उनके कार्यकाल में 15 अगस्त ही नहीं आया। उनके कार्यकाल में 15 अगस्त ही नहीं आया तो कहां से करते? टर्म ही कम रहा ना, तो 15 अगस्त को ध्वजारोहण नहीं कर सके। आगे बढ़ो। अब देखो, यहां तक क्लियर है? आगे बात समझ में? यस ना? अब देखो आज का भारत कैसा है। आज भारत में क्या क्या है? एक तो होते हैं राज्य, और एक होता है क्या? केंद्र शासित, सेंट्रल टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? कुछ भी बोलो, गलत सही कुछ भी बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़े। कितने? 8। कितने हैं? 8। पहले कितने थे? 7। फिर कितने हुए? 9। फिर कितने हो गए? 8। पहले कितने थे? 7। फिर कितने हुए? 31 अक्टूबर 5 अगस्त 2019 को कितने हो गए? 9। पहले राज्य कितने थे? 29। फिर कितने हुए? 28। मैं इसको समझाता हूं आपको ताकि आपको बेस चीज समझ में आए। पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश और 29 राज्य थे। पहले 28 राज्य थे, 29वां राज्य बना तेलंगाना। 29वां राज्य कौन सा बना? तेलंगाना। तेलंगाना के बनने के बाद कितने हो गए ये? 29। 5 अगस्त 19 को भारत के गृह मंत्री ने अनाउंस किया कि जम्मू कश्मीर राज्य के 2 टुकड़े किए जाते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य के 2 टुकड़े किए जाते हैं, और 2 टुकड़े राज्य नहीं कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? केंद्र शासित प्रदेश। यानी राज्य से किसमें तब्दील हो गया? वो केंद्र। जम्मू कश्मीर राज्य से किसमें तब्दील हो गया? केंद्र शासित प्रदेश में। इनकी संख्या कितनी थी?
7 से कितनी हो गई 9, इनकी संख्या कितनी थी 29 से कितनी हो गई, एक कम हो गया इधर, 2 बढ़ गए उधर। आगे बात समझ में। उसके बाद में 2020 में क्या हुआ, 2020 में जनवरी 2020 में 2 केंद्र शासित प्रदेशों को एक बना दिया गया। एक राज्य के 2 किया तो कितने हो गए 7 से 9, और 2 केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली दमन व दीव, दादर नागर हवेली दमन व दीव को एक बना दिया तो कितने हो गए 8। तो आज की डेट में 8 तो क्या है और 28 क्या है राज्य। ये लॉजिक समझ में आ गया आपको, यस नो बोलो, इज इट क्लियर। तो आज की डेट में पहले कितने थे ये 7, पहले कितने थे 7 से कितने हो गए ये कितनी तारीख को 29 से कितने हो गए 28, ये तो 28 ही हैं, ये तो 28 ही हैं, लेकिन यहां पर 7 से 9 हो गए और 9 के बाद में दादर व नागर हवेली दमन व दीव, दमन व दीव, इन सबको मिला के एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई 8, कितनी हो गई 8। कौन सा क्लियर हो गई बात, यस नो बोलो। एक भी साथी को समझ में नहीं आया हाथ ऊपर करो। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है जब मैं समझाता हूं और आपको समझ में नहीं आता, तो मुझे ये बात समझ में आती है कि मैं कमजोर हूं, कि मैं समझा नहीं पाया, मुझे समझाना चाहिए। तो जब भी आपको समझ में आता हाथ ऊपर करो, बस इतना तो कर ही सकते हो, इतना तो कर ही सकते हो, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। ये लिखना चाहो लिख लो। वर्तमान में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अट्ठाईस राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, खूब प्रश्न पूछा करो मेरे से, आप खूब प्रश्न पूछा करो, ढूंढ ढूंढ के लाया करो, मैं उत्तर दूंगा आपको हर बात का। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, अगले दिन दे दूंगा। सब कुछ नहीं आता मुझे सब कुछ नहीं आता, किसी को भी नहीं आता सब कुछ। दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं जो कहे कि मुझे सब कुछ आता है। अगर कोई कहता है कि मुझे सब कुछ आता है, वो बीमार है दिमाग से, है ना। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट। या तो वो बीमार है या वो भगवान है। चलो नेक्स्ट देखिए, अगला पॉइंट है। अब मैं सरकार का स्ट्रक्चर बता रहा हूं। ये तो क्या हो गया, ये तो क्या लिखा था अपन ने वर्तमान में। अब एक बात और समझानी थी मेरे को। ये 8, 28 क्लियर हो गई। अंग्रेजी काल में भारत कैसा था, अंग्रेजी काल में भारत ऐसा था। एक तो होता था कमिश्नरी भारत, एक था पीला भारत, एक था लाल भारत। एक कैसा था, लाल भारत। देखो कमिश्नरी भारत, इसमें कितने कमिश्नरी क्षेत्र होते थे 4, अजमेर, मेरवाड़ा। ये सब पढ़ना पड़ेगा ना दो दिन बाद में, इसलिए अभी बता दूं बेस। अजमेर, मेरवाड़ा, ब्रिटिश बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। इसको याद रखना, ए बी सी डी। ए अजमेर, बी ब्रिटिश, सी कुर्ग, डी दिल्ली। कहां पर है ये, कर्नाटक। पीला भारत, इसको कहते थे भाई प्रांतीय भारत। क्या होता था ये, प्रांतीय भारत। आज के राज्य क्या कहलाता था, प्रांतीय भारत। लाल भारत, रियासती भारत। लाल भारत कौन सा होता था, रियासती भारत। अब ये है ब्रिटेन। ब्रिटेन में सबसे ऊपर कौन, समझो लिखो नहीं। ब्रिटेन में सबसे ऊपर कौन, क्राउन। ध्यान रखना, ब्रिटेन में सबसे ऊपर कौन, आज भी कौन है, क्राउन। क्राउन यानी ताज, जिसको राजा रानी ओढ़ता है। क्राउन, राजा, क्राउन के नीचे कौन,
क्राउन के नीचे राजा या रानी, या तो ताज को राजा ओढ़ेगा या रानी ओढ़ेगी। और इनके नीचे कौन? संसद। इनके नीचे कौन? संसद। संसद के नीचे कौन? पीएम। संसद के बहुमत से बना ना वो। और इसके नीचे कौन? इसके नीचे कौन? पीएम के नीचे भारत मंत्री। इस पद का सृजन कब किया गया था? 1858 में। सृजित पद 1858 में सृजित पद कौन सा है? भारत मंत्री। इसको ऐसे समझो, आज की डेट में नेपाल भारत का गुलाम हो, आज की डेट में नेपाल भारत का गुलाम हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मंत्री बना दे, उसका नाम रख दे नेपाल मंत्री। बैठेगा तो कहां? बोलो दिल्ली। बैठेगा कहां? दिल्ली। और मामले कहां के देखेगा? नेपाल के। ऐसे मान लो श्रीलंका भारत का गुलाम हो और नरेंद्र मोदी एक मंत्री बना दे, उसका नाम रख दे श्रीलंका मंत्री। बैठेगा तो कहां? दिल्ली। और मामले कहां के देखेगा? उसी तरह से ब्रिटेन के जो राष्ट्र सूर्यास्ती नहीं होता था ना, उसी तरह से ब्रिटेन के जो राष्ट्र गुलाम थे, उन गुलाम राष्ट्रों के नाम से उन्होंने मंत्री बना रखे थे। इंडोनेशिया मंत्री, श्रीलंका मंत्री, भारत मंत्री। तो भारत मंत्री ये व्यक्ति है। यहां पर कौन बैठता है प्रांत में? गवर्नर एंड गवर्नर जनरल। पूरे भारत का तो गवर्नर जनरल, और प्रांतों में कौन होता था? गवर्नर होता था। तो और रियासत में कौन बैठता था? राजा। राजा को क्या नहीं आता? इसको न तो मेरी तरह कानून आता है, न इसको इंग्लिश आती है। इंग्लिश में बस उतना ही बोलता है जितना जानता है, कोई पूछ ले तो चुप हो जाता है। आगे समझ में? तो इसको क्या नहीं आता? इंग्लिश। और दूसरा क्या नहीं आता? कानून की भी कोई जानकारी नहीं है। कानून की कोई जानकारी नहीं है, इंग्लिश की कोई जानकारी नहीं है। अब इसकी रिपोर्ट कौन बनाएगा? पॉलिटिकल एजेंट। इसकी रिपोर्ट कौन बनाएगा? पॉलिटिकल एजेंट इसकी रिपोर्ट बनाएगा। अब पॉलिटिकल एजेंट इसकी रिपोर्ट बनाएगा तो राजा से तो पूछेगा नहीं, क्योंकि इसको तो पता ही नहीं है। इसको पता नहीं है। तो बीच में एक व्यक्ति होता था दोस्तों, उसको कहते थे दीवान। क्या कहते थे? दीवान। दीवान को इंग्लिश भी आती है और क्या आता है? कानून भी आता है। बहुत बेहतरीन बात बता रहा हूं आपको। उसको इंग्लिश भी आती है और क्या आता है? कानून भी आता है। उसको दोनों बातें आती हैं। उसको दोनों बातें आती है। तो राजा किसके ऊपर डिपेंड है? दीवान पे। होने को तो बड़ा कौन है? राजा है। सारा टैक्स उसके पास आता है, लेकिन टैक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम किसके हाथ में? दीवान कहता है कि मुझे दीवान मत बोला करो, मुझे बोला करो प्रधानमंत्री। मैं इस रियासत का प्रधानमंत्री हूं। जैसे आपने जयपुर में नाम सुना होगा MI रोड, नाम सुना ना? MI मिर्जा इस्माइल। मिर्जा इस्माइल वाज दीवान ऑफ जयपुर, और वो अपने आप को दीवान कहलाना पसंद नहीं करते थे। एयरपोर्ट के ऊपर उतरते तो कहते थे कि हमको दीवान मत बोलो, बोलो प्रधानमंत्री। जयपुर का प्रधानमंत्री आया, बंदरगाह के ऊपर उतरते थे ना, पोर्ट के ऊपर, तो जयपुर का प्रधानमंत्री आया ऐसे बोलो। तो संबोधन होता था ना, वो बाजा बजाते थे और बोलता था, दो व्यक्ति बोलते थे, आवाज लगाते थे कि जयपुर के दीवान पधार रहे हैं। वो कहता नहीं, ऐसे बोलो जयपुर के प्रधानमंत्री आ रहे हैं। तो इस तरह से दीवान। अब पॉइंट पे आओ। यहां तक क्लियर हो गया? कमिश्नरी क्षेत्र में कौन बैठता है? कमिश्नर। यहां पर कौन बैठता है? कमिश्नर बैठता है। अब राजा की रिपोर्ट कौन तैयार करवाता है? रिपोर्ट कौन लिखता है? फाइनल। फाइनल रिपोर्ट कौन लिखेगा? ये प्रतिवेदन इसने तैयार कर दिया। ये प्रतिवेदन तैयार करके दोस्तों किसके पास भेजेगा? ये प्रतिवेदन तैयार करके ये आएगा कहां पे? भारत मंत्री के पास। क्योंकि भारत के मामले तो ये देखेगा ना, भारत मंत्री के पास। इसके पास एक 15 बंदों का एडवाइजरी बोर्ड है, और वो व्यक्ति हैं जो भारत से इन पदों के ऊपर काम कर चुके, यहां से रिटायर होकर जा चुके। ये रिपोर्ट किसको देगा? पीएम कहां रखेगा? संसद के बाद पारित होने के बाद किसके हस्ताक्षर होंगे? उसके बाद में राजा रानी के हस्ताक्षर के बाद में कौन से भारत के लिए कानून बन के आएगा? लाल भारत के लिए। अब लाल और पीली का मतलब क्या है? पीला मतलब पीला पत्ता, पेड़ से टूट गया, हार गया। ये हारा हुआ भारत है जिसको अंग्रेजों ने जीत लिया था। ये अंग्रेज जीत नहीं पाए, इसीलिए तो राजा बैठते थे, इसीलिए तो राजा बैठते थे। इसको अंग्रेज लोग जीत नहीं पाए, इसलिए इसको क्या कहते थे स्वतंत्रता संग्राम में? रेड इंडिया। यू आर फ्रॉम रेड इंडिया, आई एम फ्रॉम येलो इंडिया। इसका मतलब मैं किसी प्रांत से आया हूं। इसका मतलब मैं कहां से हूं? तो जब आपस में लोग मिलते थे क्या बोलते थे? रेड और येलो। येलो बोलते ही मतलब किसी प्रांत से आयो, और येलो बोलते मतलब रेड बोलते मतलब कहां से आयो? रियासत से आयो। इस तरह से नाम होते थे। अब देखो, भारत मंत्री यहां से रिपोर्ट किसको, ये रिपोर्ट बनाता, किसको देता? बोलो, गवर्नर किसको देता? ये किसको देता? यहां से
इसके बाद में यहाँ के लिए कानून बन के आता, यहाँ के लिए कानून बन के आता, यहाँ के लिए डायरेक्ट रिपोर्टिंग होती थी, कानून बनता। इस प्रकार से अंग्रेजी काल में, आज तो राज्यों में मुख्यमंत्री बैठते हैं, केंद्र में प्रधानमंत्री बैठता है, केंद्र शासित प्रदेशों में अधिकारी बैठते हैं और शासन चल जाता है। इंग्लिश पीरियड में शासन कैसे चलता था? ऐसे। मैंने आपको ये बात इसलिए बताई है क्योंकि हम अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे संविधान सभा। क्या पढ़ेंगे? और संविधान सभा में कितने सदस्य घोषित हुए? 389। 292 तो प्रांतों से, 93 रियासतों से और 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से। तो 292, 93 और 4 कितने हो गए? 304। कितने हो गए? 389। तो भारत की संविधान सभा में कितने सदस्यों की घोषणा हुई थी? 389। वो 389 सदस्य यहां से थे। अगर मैं सिंपल बोल के लिखवाऊंगा तो आपको रटने वाली बात हो जाएगी कि प्रांतों से कितने आए। प्रांतों का मतलब ये था, रियासत का मतलब ये था और कमिश्नरी क्षेत्र का मतलब ये था। मैं समझता हूँ बात समझ में आ गई आपको? यस और नॉट? यू शुड नॉट इट। इसको लिखना चाहिए आपको, शॉर्ट में लिख लो कैसे भी। अंग्रेजी काल का भारत, अंग्रेजी काल का भारत या 47 से पहले का भारत, ऐसा भी लिख सकते हो। 47 से पहले का भारत। हाँ, वो मिट गया। बनाऊं क्या वापस सर्कल? वो मिट गया, वापस बनाऊं क्या? अभी हमने कोई टॉपिक शुरू नहीं किया, केवल बेसिक बातें बताई मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन, केवल बेसिक बातें बताई हैं। कल मैं बनाऊंगा सरकार का ढांचा, उसके बाद में टॉपिक शुरू हो जाएगा 15 मिनट बाद, है ना। रिटर्न लिख लिए।
तो भारत की संविधान सभा में कितने मेंबर थे? 389। 292 कहाँ से? प्रांतों से। 93 कहाँ से? रियासतों से। और 4 कहाँ से? कमिश्नरी क्षेत्रों से। अब संविधान सभा का चुनाव की घोषणा कर दी। अंतिम जो भारत मंत्री था ना, लास्ट इंडिया मिनिस्टर, उसका नाम था पेथिक लॉरेंस। पेथिक लॉरेंस। जो पेथिक लॉरेंस था, ही वॉज लास्ट इंडिया मिनिस्टर, और ये भारत की संविधान सभा बनाने आया था। ये संविधान सभा के लिए एक मिशन आया था, कैबिनेट मिशन, उसका चेयरमैन बना के भेजा गया था इसको, और 22 मार्च 1946 को भारत आया। कौन? पेथिक लॉरेंस। और पेथिक लॉरेंस ने 389 सदस्यों की संविधान सभा की घोषणा की थी। यानी भारत मंत्री पहले तो काम बैठा रहता था ब्रिटेन, इंडिया विजिट ही नहीं करता था। एक ऐसा व्यक्ति निर्णय लेता था 7 समुद्र पार बैठ के, जिसने कभी भारत का विजिट नहीं किया, ऐसा व्यक्ति बैठा रहता था। ये व्यक्ति खुद आता है और भारत में संविधान सभा की घोषणा करता है कि 389 सदस्य होंगे। उसने आके घोषणा की। घोषणा करते ही रियासत वालों ने कहा कि हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम चुनाव में भाग नहीं लेंगे। अगर किसी राजा से कहा जाए कि आप अपना पूरा शासन भारत सरकार को दे दो, दे देगा क्या? किसी राजा से कहा जाए कि आप अपना पूरा खजाना भारत सरकार को दे दो, दे देगा क्या? तो रियासत वालों ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। ये बहुत बुद्धिमान था आपकी तरह। इसने कहा कोई इश्यू नहीं है, अगर आप भाग अभी नहीं लेते तो बाद में ले लेना। और इसने कहा कि ठीक है, 292 + 4 = 296 सीटों पर चुनाव करवा लेते हैं, आपसे बात करके बाद में शामिल कर लेंगे, आपसे बात करके आपको बाद में इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो कितनी सीटों के ऊपर इलेक्शन हुआ था? एग्जाम में आता है, कांग्रेस को कितनी सीट मिली थी? 208। कितनी? 208। ये आगे की बातें, परसों पढ़ेंगे इन बातों को, लेकिन आपको मैंने एक बेसिक बात बताई, ये है। इज इट क्लियर? थैंक यू। बाकी काम कल इसी समय इसी चैनल पर। माय नेम इज निरंजन शर्मा। थैंक यू।